वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में भी हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेन बोर्ड कैटेगरी में आईपीओ आया है जो कि आज स्टार्ट भी हो चुका है। अगर बात करें इस इशू की तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ये आईपीओ आया है। ये एक फ्रेश इशू भी होने वाला है, ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है एंड ये 687.34 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहेगा। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। 718 टू 754 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 19 शेयर का एक लॉट रहेगा। ये बीएसई एंड एनएसई दोनों में ही लिस्ट होगा एंड इसके अंदर एम्प्लॉय कोटा भी है। एम्प्लॉयज के लिए 70 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। अगर बात करें इस इशू की डेट्स की, ये 22 सितंबर को स्टार्ट होगा, 24 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 25 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 26 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 29 सितंबर को। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको एक लॉट की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 14,326 रुपए की रहेगी, जिसमें 19 शेयर्स रहेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 266 शेयर्स की, जो कि 2,564 रुपीज की बिड लगानी होगी। जिसके लिए बिग एचएनआई कैटेगरी में गाइस मिनिमम 70 लॉट्स की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 1330 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए 10,02,820 रुपए की बिड लगेगी। प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है 94.36% पे है। पोस्ट इशू प्रमोटर की होल्डिंग 86.97% पे आ जाएगी। एंड अगर बात करी जाए इस इशू के लीड मैनेजर की, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है एंड एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इसका दूसरा लीड मैनेजर है। इस इशू में 2 लीड मैनेजर हैं। उसके साथ ही करेंटली मार्केट में इसके डिमांड की अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, ये ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा घट चुका है। यस गाइस, 18.83% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा था जब ये इशू स्टार्ट नहीं हुआ था। आज फर्स्ट डे में ही जब ये इशू 1 टाइम से ज्यादा ओवरड्राइव हो गया है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 12% पे आ चुका है, जिसके हिसाब से 1805 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। अब बात करें इस कंपनी की कि ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम से। ये मैन्युफैक्चर करती है पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 6 प्रोडक्ट्स आते हैं: पावर ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, बर्न ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर। इस कंपनी के कस्टमर्स 19 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं अक्रॉस इंडिया। ये कंपनी 4400 ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें से 4 फंक्शनल है, 2 गुजरात में लोकेटेड है, एक बैंगलोर में लोकेटेड है कर्नाटका में। 31 मार्च 2025 तक इस कंपनी के ऑलमोस्ट 208 कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग गेको, अडानी, ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर एंड एसएमएस इंडिया। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को कुछ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करा है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स, कुवैत एंड ओमान भी आते हैं। अगर इसके एक्सपोर्ट वाइज रेवेन्यू की बात करी जाए ना, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका 0.54% रेवेन्यू आया है एक्सपोर्ट से। तो जो ये एक्सपोर्ट करा है ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसका रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है इससे, जिसकी फोटो मैं आपको अभी शो कर दूंगा। तो इस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा जो जो प्रोडक्ट्स इसके पोर्टफोलियो के अंडर है उसका किस हिसाब से रेवेन्यू बाइफर्केशन आता है। ये सारी बातें हो गई इस कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 876 करोड़ था। 2024 में ये बढ़ करके 872 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में इंक्रीज होकर 1250 करोड़ पे पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए 2023 में 87.54 करोड़ पे था, 2024 में घट गया 63.36 करोड़ पे आ गया। 2025 में कहानी पूरी पलट गई इस कंपनी की एंड इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 87% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऐसा क्या हुआ है? क्या इनको आईपीओ लेके आना था, उस वजह की कुछ तैयारी थी? इनका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 43% से ग्रो करा है, तो हो सकता है इस कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर आया होगा। बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 2023 में 73 करोड़ पे थी, 2024 में घट के 48.6 करोड़ पे आ गई। 2025 में ये अगेन बढ़ गई एंड 141 करोड़ पे आ चुकी है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से 0.4 पे है, जिसके हिसाब से कंपनी काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में फिलहाल है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 33.91% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.43% पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 33.91% पे है। 9.54 के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। 23.62 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ लेके आ रही है। प्री आईपीओ इसका जो ईपीएस है 16.57 है। प्री आईपीओ जिसका पीए 46.33 है। पोस्ट आईपीओ के नंबर्स यहाँ पे नहीं बताए हैं एंड वैसे भी ये हमें जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद पता लग ही जाएगा। अगर बात करी जाए इस आईपीओ को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे लेने की या उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस कंपनी को अपनी
बोरोइंग को रीपे करना है, जिसके लिए इसे 79.12 करोड़ रुपीस की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इसके 210 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, यानी कि बेसिकली इसका मतलब होता है कि कंपनी को अभी नहीं पता है कि ये फंड्स का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो उसके लिए भाई अब यस तो बोल नहीं सकते ना कि मिसलेनियस, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लिख देते हैं। एंड इस कंपनी ने गाइस अपने 3 पीयर्स को अपने आरएचपी में आइडेंटिफाई कर रखा है। अब बात करी जाए इसके पीयर्स की, तो अगर ईपीएस बेसिस में देखेंगे आप, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड 7472 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली ट्रेड कर रही है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पे करंटली ट्रेड कर रही है। दानिश पावर लिमिटेड ये कंपनी 1751 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रही है। अब इन सारी कंपनीज के अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो जो दानिश पावर है एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया है, इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। बट जो ये वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स है, जो कि इसी के अराउंड मार्केट कैप में लेके आ रही है अपने आईपीओ को, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, ये सारी कंपनीज जिस प्राइस टू बुक में करंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है वो काफी रीजनेबल नहीं है, बट स्टिल वो काफी रीजनेबल है इसके सामने। अगर आप इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को भी देखेंगे ना, ये 12.8 के प्राइस टू बुक में करंटली ट्रेड कर रही है। इसके आरओसी एंड आरओई के नंबर्स को भी आप देखेंगे तो कंपेरेबल ही भाई। वहीं पे दानिश पावर लिमिटेड के भी आरओई आरओसी के नंबर काफी ज्यादा कंपेरेबल है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से भी सारी कंपनीज काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, तो इस हिसाब से हमें समझ आता है कि यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप तो है। एंड इंडस्ट्री वाइज भी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, जितने इसने पीयर में आइडेंटिफाई करे हैं उनको अगर हम देखें तो सेक्टर टेलविंड भी हो सकता है यहाँ पे अच्छा हो। मैं इस सेक्टर की कंपनीज को ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जितना मेरे को इसके अपीयरेंस से आया है, ये आईपीओ कंप्लीटली प्राइस्ड इन है एंड हो सकता है इसी वजह से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घटा हो। मार्केट में गाइस कई बार आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी जाती है। स्टार्टिंग में आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी ज्यादा दिखाया जाता है ताकि सब्सक्रिप्शंस को अट्रैक्ट करा जा सके, बट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग सब कुछ गायब हो जाता है, या फिर कई बार तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उसके बिल्कुल ही अलग लिस्टिंग हो जाती है। कई बार नेगेटिव भी लिस्टिंग होती है, डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती है, तो ये भरोसा आपको नहीं रहना है। एंड अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। वेल, अगर इसके सब्सक्रिप्शन के फिगर्स को देखा जाए तो काफी सारा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आ चुका है, एंड जो ये लीड मैनेजर्स है ना, ये इसे कंप्लीटली ओवर सब्सक्राइब करवा ही देंगे। मैं पर्सनली इस इशू में अप्लाई करूंगा नहीं, मैं इस इशू को स्किप करने वाला हूं, क्योंकि अगर इस इशू में मैंने अप्लाई करा तो फंड्स ब्लॉक रहेंगे आगे वाले कुछ इश्यूज के लिए। इस वीक में कई सारे इश्यूज आने वाले हैं, मैं वहां पे अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूँ, इस वजह से इस पर्टिकुलर इशू को मैं स्किप करूंगा। हालांकि गाइस जितने भी मैंने आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करी है उस बेसिस में आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, एंड अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद अपना आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरे वीडियो के बेसिस में आपको कुछ भी नहीं करना है, फुल डिस्क्लोजर है, कोई भी लॉस होगा आपका उसमें मैं किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो जरूर से लाइक करना, चैनल को देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी ही एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।